सीटेट एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। कई बार होता ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट यूपी टेट परीक्षा का जो सिलेबस है वो तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में वो आता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस अलग है, यूपी टेट का अलग है, एमपी टेट रीट का थोड़ा थोड़ा सा अलग है। वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सीटेट एग्जामिनेशन के लिए आज मैं आपको ईवीएस का सिलेबस बताने वाला हूं। पूरा सिलेबस डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर में भी कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट देखना शुरू कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं पर्यावरण। सबसे पहले एनवायरनमेंट का देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ईवीएस के 15 प्रश्न आते हैं, ईवीएस पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं। तो 15-15 नंबर का वेटेज होता है। ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर में अंदर भी कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो चैप्टर है आपका है परिवार एवं मित्र। ईवीएस में आपका सबसे पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र। अब इसमें पूछा क्या जाता है वो आपको पता होना चाहिए। परिवार एवं मित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ईवीएस में क्या है, सबसे पहले इसकी जो थीम है वो पूछी जाती है ईवीएस की। टोटल 6 थीम होती हैं ईवीएस की। नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर लिखना कि ईवीएस की थीम में कौन कौन सी ये चीजें आती हैं। पिछली बार 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था, जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें सीटेट की जो ईवीएस है उसकी थीम पूछ ली गई थी, है ना। तो नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अब आगे मैं आपको बता देता हूं। पहला ही चैप्टर है परिवार एवं मित्र। अब इसमें क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले परिवार के बारे में पूछा जाता है। परिवार की क्या अवधारणा है, परिवार का वर्गीकरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण है, ये क्यों महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, ये चीजें पूछी जाती हैं। ऐसे ही मित्र है, मित्र क्या है, इसकी अवधारणा आपसे पूछ लेगा। इसके बाद मित्रता का वर्गीकरण आपसे पूछ लेगा। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि बहुत सारी तरह की मित्रता होती हैं, जैसे एक होती है आनंद की मित्रता, लोग अपने आनंद के लिए मित्रता करते हैं, है ना। ऐसे ही होती है उपयोगिता की मित्रता, उपयोग करने के लिए, दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए मित्रता करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको मित्रता में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये आपका पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र। मित्र में भी आपका मित्र के बारे में पूछेगा, इसके कितने प्रकार हैं, वर्गीकरण पूछेगा, है ना। और इसके अलावा मित्रता का क्या महत्व है, जैसे परिवार का क्या महत्व है ऐसे ही मित्रता का क्या महत्व है, वो सारी चीजें पूछेगा। बस इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। दूसरा आपका चैप्टर है जंतु एवं पौधे। तो जंतु एवं पौधे अपने आप में कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। जंतु एवं पौधे अपने आप में इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि 2 बुक्स लिख जाएंगी, लेकिन हमें 2 बुक्स के बराबर तो तैयारी नहीं करनी है। हमें यहाँ पर ये जानना है कि सीटेट परीक्षा में जंतु एवं पौधे से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पौधे के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो पौधे के बारे में पूछा जाएगा, उसके जितने भी भाग होते हैं पौधे के, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। ये मैं पौधे की बात कर रहा हूँ, है ना। और इसका जो फूल होता है उसके फूल के बारे में, इसका फल, इसका बीज, है ना। इसके अलावा पौधे के प्रकार आपको याद करने हैं, कैसे, जैसे भौतिक विशेषताएं, झाड़ी होती हैं, कुछ वृक्ष होते हैं, तो पौधे के बारे में आपको जानना है। पौधे का जो वर्गीकरण है, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर अलग वर्गीकरण है, वो आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा कुछ विशेष पौधे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे खेजड़ी का वृक्ष, रेगिस्तानी ओक, बरगद का वृक्ष, घटपर्णी पौधा। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं और हर बार प्रश्न इन्हीं से पूछा जाता है। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरह की विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं कि जंतुओं मतलब क्या, किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे शरीर रचना के आधार पर, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडायुज, जरायुज, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु, सारी चीज़ें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं कि जंतु जो होते हैं कि अलग अलग जंतु अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा त्वचा से कौन सांस लेता है, केंचुआ, फेफड़े वगैरह से आपने देखा होगा जो मेंढक वगैरह है फेफड़े से सांस लेते हैं, मछली गिल से सांस लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। और
बहुत सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, कुछ अलग अलग नाम हैं, तो वो भी हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ विशेष प्रकार के जंतु हैं, जैसे विशेष प्रकार के पौधे हैं, जैसे खिजड़ी वृक्ष है, रेगिस्तानी हो गया, ऐसे ही विशेष कुछ जानवर हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। और उसके लिए आपको बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए। इसके अलावा चैनल पे मैंने एक एनसीईआरटी की पूरी समरी की डिस्कस करी है, क्लास 3, 4 और 5 की, एक वीडियो में मैंने उस समरी को डिस्कस किया है, और वो पूरे 1 घंटे की वीडियो है। तो उस एक वीडियो को जरूर देखना, उस 1 घंटे की वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी एनसीईआरटी की ईवीएस को मैंने उसमें कवर किया है, क्लास 3, 4 और 5 की पूरी समरी को 1 घंटे में मैंने आपको सारे जानवर, सारे वृक्ष, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हाथी के बारे में आपको पता है, हर बार एक प्रश्न आता है, जो सांप वगैरह हैं उनके बारे में प्रश्न आते हैं, चिंपैंजी है, एक आपने स्लॉथ जानवर सुना होगा, तो उसकी क्या विशेषता आपको पता है, नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए, है ना। तो उस जानवर के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, सांपों के बारे में पूछा जाता है, गिलहरी के बारे में पूछा जाता है, वेल मछली, डॉल्फिन, कुछ स्पेशल जंतु हैं जिनके बारे में हर बार एक प्रश्न आता है, और इस बार भी आएगा, है ना। इसके अलावा जंतुओं से इंसानों को क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, रेशम का कीट जो होता है, लाख का कीट है, और भेड़ वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा जंतु में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मधुमक्खी पालन, है ना, तो मधुमक्खी पालन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सारी चीज़ें आप लिखती जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि पौधों में, जंतुओं में, परिवार मित्र में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। आगे का जो चैप्टर है आपका भोजन एवं पोषण। अब आगे चलते हैं, भोजन यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं भोजन एवं पोषण में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले भोजन के बारे में पूछा जाता है कि भोजन क्या है, क्या हमें इससे मिलता है ना। और बहुत सारे भोजन होते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे क्या स्रोत हमें मिलता है, कौन से भोजन से कौन सी विटामिन मिलती है। इसमें भोजन में हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, भोजन पोषण में, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और अपने आप में बड़े टॉपिक हैं। प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह, तो ये सारे अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, है ना। तो एक एक टॉपिक अलग अलग है, इनको भी हम पढ़ते हैं। और पाचन तंत्र वगैरह पढ़ते हैं, संतुलित आहार पढ़ते हैं, कौन से भोजन से कितनी कैलोरीज के बारे में पढ़ते हैं, भोजन का हमें संरक्षण कैसे करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि अचार के रूप में हम भोजन का संरक्षण करते हैं ना, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इनसे रोग वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि कौन से भोजन में क्या पाया जाता है, रोग से कैसे बचा जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो भोजन एवं पोषण अपने आप में ये भी एक बड़ा टॉपिक है। आगे देख लेते हैं, जल के बारे में भी पूछा जाता है कि जल क्या है, कैसे हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। जब जल की बात आती है तो जल प्रदूषण के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जल से होने वाले कुछ रोग होते हैं, जैसे जल में पारा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, वो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं जल की वजह से, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये जल वाला टॉपिक है। आगे है आश्रय। आश्रय वाला भी टॉपिक अपने आप में बड़ा है। आश्रय में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आश्रय क्या है, कितने प्रकार की होती हैं आश्रय, और अलग अलग जगह पर जीव जंतु दोनों के हम आश्रयों के बारे में पढ़ते हैं। कि पक्षियों के घोंसलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो कुछ विशेष प्रकार के पक्षी है, जैसे दर्जन चिड़िया है, कबूतर है, गौरैया है, उल्लू है, गिद्ध है, कोयल है, इन सभी के पौधों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना, जब इनके घोंसलों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। सीटेट परीक्षा में ज़्यादातर जो आपका है थीम से क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी से आते हैं, है ना, और इसके अलावा पेडागोजी से आते हैं। तो 3 चीज़ें आपको इसके लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। घर के जब हम पढ़ेंगे तो बांस के घर भी होती हैं, कहीं कहीं लकड़ी के घर होते हैं, बर्फ़ के घर भी होते हैं। बर्फ़ के घर में हम इग्लुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यातायात की बात कर लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो इसमें केवल हम 3 तरह के ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जल यातायात, वायु यातायात और सड़क परिवहन, है ना। तो जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, 3 तरह के यातायातों के बारे में पढ़ते हैं। फिर इन्हीं में हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। कुछ नेशनल हाईवेज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल हाईवेज़ हैं, तो उनके बारे में भी हम इसी में पढ़ लेते हैं, है ना। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे देखा जाए।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, है ना। तो इन मार्गों के बारे में ही बेसिकली हम यातायात में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यातायात वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी एक थीम में आता है। थीम का ही चैप्टर है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या पदार्थ होते हैं, क्या तत्व होते हैं, क्या उनके यौगिक होते हैं, क्या मिश्रण होते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि वो चीज़ें किससे बनी है ना। स्टील है, स्टील की जो चम्मच है तो उसमें स्टील के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिश्र धातुओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अम्ल, क्षार, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि बहुत सारी विधियां होती हैं एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करने की, छानना, विलयन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पूरे पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण अपने आप में बड़ा ही टॉपिक है। और पारिस्थितिकी कहते हैं जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, है ना। तो बिल्कुल पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो इसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और पर्यावरण कोई छोटा टॉपिक नहीं है। पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक घटक हो गए, आपके मानव निर्मित घटक हो गए, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और पर्यावरण का संरक्षण हमें कैसा करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार होते हैं, उन पुरस्कारों के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। और कुछ आंदोलन हैं जो पर्यावरण संबंधी चलाए गए थे बहुत टाइम पहले, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको वहाँ पर भी मिल जाती हैं एनसीईआरटी बुक्स में, है ना। तो आपका ईवीएस का लगभग ये सारे टॉपिक हैं। 8 लगभग आपके चैप्टर हैं। 8 चैप्टर से बाहर कुछ नहीं जाता है। एनसीईआरटी भी इसी में शामिल हो जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स में वो फैक्ट मिल जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपके एकदम सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाहर आपका पर्यावरण का कुछ भी नहीं जाता। अब ये मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमल प्लेनेट, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, हाउ डू वी मेक थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं पर्यावरण में। अब ईवीएस की पेडागोजी की बात कर लेते हैं। ईवीएस की पेडागोजी भी 15 नंबर की आती है, आपको पता है। और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरणीय अध्ययन, तो थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में फिर दोबारा से हम इसमें पढ़ते हैं, इसके अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। स्कूल में पर्यावरण अध्ययन की क्या आवश्यकता है, हम कक्षा 1 में, कक्षा 2 में पर्यावरण की किताबें क्यों नहीं रखते हैं। एनसीएफ वगैरह, एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण शिक्षा की नीति क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे हम कोठारी आयोग, जो भी आयोग वगैरह हैं, जो भी शिक्षा नीति वगैरह लाई गई हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अब ये कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं, तो जैसा आप बाल विकास में अधिगम के कुछ सिद्धांत पढ़ते हो, वैसा ही अधिगम के सिद्धांत हम यहाँ पढ़ते हैं। और सिद्धांत हम वही पढ़ते हैं जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत आपने पढ़े हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला सिद्धांत है, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ना, स्किनर का, वो भी पढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, जो आपका कोलर का है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारे सिद्धांत हैं, कुछ 4-5 सिद्धांत हैं जो आपकी ईवीएस में भी पूछे जाते हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम अधिगम के सिद्धांत में पढ़ते हैं। इसमें हम एनसीएफ 2005 भी पढ़ते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें बांट के पढ़ते हैं, जैसे प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण का क्या महत्व है और उच्च प्राथमिक में पर्यावरण का क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा जो सिलेबस है वो पेपर 1 के लिए है ना। पेपर 1 का ही है सारा सिलेबस। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध व उनके क्षेत्र, ये भी अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूछा जाता है। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई भी एक टॉपिक दे देगा, जैसे पर्वत है तो पर्वत वाला जो टॉपिक है वो किस विषय में आएगा, ऐसे करके पूछ लेगा, तो वहाँ पर आपके दे दिए जाएंगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इस तरह से दे दिए जाएंगे। तो आपको पता है पर्वत वाला जो चैप्टर है भूगोल का है, तो आपको भूगोल उसका आंसर कर देना है। इसी तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में देखे गए हैं, इस चैप्टर से पूछ लेगा। कोई भी एक टॉपिक दे देगा, कोई भी छोटा सेंटेंस में दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये किस विषय का टॉपिक है ना।
तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, आपको एज ए टीचर पर्यावरण शिक्षण को किस तरह कक्षा में पढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आगमन विधियाँ, निगमन विधियाँ, वो सारी चीज़ें, और पर्यावरण शिक्षण की जो विधियाँ हैं उन सभी विधियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे है गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, तो कौन कौन सी गतिविधियों का हमें आयोजन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से कार्य कक्षा में करने चाहिए, पर्यावरण संबंधी कुछ कार्य, कुछ गतिविधियां हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं, और वही चैप्टर है आपका जो आपका बाल विकास में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, अब यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ इंग्लिश के लिए अलग हैं, इंग्लिश पेडागोजी में कौन सी शिक्षण सामग्रियाँ यूज होती हैं, मैथ्स पेडागोजी में जो मैथ है उसके लिए मैथ वाली कक्षा में शिक्षण सामग्रियों का अलग प्रयोग होता है। ऐसे ही पर्यावरण शिक्षण की कुछ सामग्रियाँ हैं, कुछ कुछ उनके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण समस्याएं, जब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं बालकों को, फिर टीचर को उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपका 8th चैप्टर है ना। 8th चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है ना। मैंने आपको 2 सिलेबस बता दिए हैं, एक तो ईवीएस का पर्यावरण का और एक पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का। दोनों ही 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह से आपके 30 प्रश्न आते हैं। 300 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सीटेट के कोर्स को बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अभी देखोगे तो सीटेट एग्जामिनेशन के लिए कुछ दिन बाकी हैं, 2 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप आराम से इस सिलेबस के माध्यम से ही अगर कवर करेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप 25 तक जो क्वेश्चन है वो अपने सही करके आ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर करते हैं इसमें 25, 26, 27, 28, है ना, नॉर्मल स्टूडेंट्स, है ना, और आराम से आप भी अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये ईवीएस का सिलेबस बताया है सीटेट एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।